बच्चावाड़ी कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसके अंदर आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 10 साइंस 2 के बेसिक्स को। और सबसे पहले मैं आपको वेलकम बोलना चाहूंगा आपके क्लास 10 साइंस के अंदर, यानी कि आपके क्लास 10 के अंदर आप अभी अभी नए नए बच्चा पार्टी आए हो और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं लक्ष्मण शिवनकर आपके क्लास 10 के अंदर। आप सभी लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आप इतना तो भरोसा कर लो भाई कि आपकी जो साइंस 2 की प्रिपरेशन होगी वो मैं करवाऊंगा, और बिल्कुल ही इतने मजेदार तरीके से करवाऊंगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे यस। क्योंकि आज जो अपन करने वाले ना वो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। आज जो अपन करने वाले हैं वो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, साइंस 2 को बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि आप बोल सकते हो हम क्या करने वाले हैं, साइंस 2 के एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने वाले, राइट। और वो कौन ले जाएगा, मैं ले जाऊंगा। तो आपकी साइंस 2 की प्रिपरेशन मुझ पर छोड़ दो। बस आपको एक चीज करनी है, लेक्चर खत्म होने के बाद में रिवीजन करना है एक बार और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, राइट। अब क्या होगा, कुछ बच्चे आ गए होंगे और वो थोड़े से कैसे होंगे, बड़े से टॉपर वाले बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, आएंगे और बोलेंगे अब मुझे क्या करना है, क्लास 9 से क्या करना है, अच्छे मार्क लाना है भाई, अच्छे मार्क लाना है। और क्या करना है, मुझे साइंस क्लास 10 के अंदर फोड़ के दिखाना है, पूरी सोसाइटी को प्रूव करके दिखाऊंगा कि नहीं, ये मैं जो हूँ ना, मैं बहुत वो हूँ, मैं क्या हूँ, बहुत वो हूँ, मैं अच्छे मार्क ला के दिखाऊंगा, सोसाइटी के अंदर अपने नाक ऊंची कर लूंगा, ऐसा कुछ कर लूंगा। तो भाई अगर तूने क्या किया है, ऐसा कुछ सोचा है और तूने अपने क्लास 10 साइंस 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अगर तूने अपने क्लास 10 साइंस 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और तूने क्या किया है, अपना क्लास 10 साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, तो भाई तुझसे बड़ा गधा तो कोई नहीं है मेरी नज़र में। क्योंकि भाई देख, अगर तू क्या करता है, पहला चैप्टर पढ़ता है, दूसरा चैप्टर पढ़ता है, तीसरा चैप्टर पढ़ता है, चौथा चैप्टर पढ़ता है, पांचवा चैप्टर पढ़ता है, और ऐसा करते करते क्या करता है, 10वें चैप्टर तक पहुंच जाता है, तो तुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है। क्योंकि तूने क्या किया है, एक सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है। यानी कि क्या नहीं किया है, एक सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है, जो कि तुझे फॉलो करना चाहिए था। अगर तू वो सीक्वेंस फॉलो करता तो तुझे साइंस 2 में रट्टा नहीं मारना पड़ता मेरे भाई। देख भाई, अगर तू क्या करता है, क्लास 10 साइंस 2 के अंदर अगर तू सिर्फ रट्टा मारने के लिए आया है तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बट अगर तू रट्टा नहीं मारता, साइंस 2 को समझता है, तो फिर तेरा तो भी मजे ही मजे। क्योंकि देखो, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो रट्टा मारने के लिए नहीं होता है, उसमें कुछ समझने के लिए चीज़ें होती है। तो अगर तुम्हें क्लास 10 साइंस 2 को समझना है तो तुम्हें आज का लेक्चर देखना ज़रूरी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, कभी भी क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या होती है, कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको गाड़ी चलानी सीखनी है तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक क्या होता है, क्लच क्या होता है, राइट। गाड़ी के कितने पहिए होते हैं, गाड़ी को इस डायरेक्शन में टर्न करूँगा तो गाड़ी कैसे टर्न होगी, कौन सा डायरेक्शन में जाएगी, अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो क्या होगा, क्लच दबाऊंगा, चलते गाड़ी में क्लच दबा दूंगा तो क्या होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, गाड़ी को अच्छे से चला पाओगे और एक्सीडेंट होने से बच पाओगे। तो उसी तरीके से क्या होता है, क्लास 10 साइंस 2 जो है आपकी साइंस को जो है उसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को बिल्कुल ही अच्छे से समझने वाले हैं। क्योंकि ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है ना, वो आपको आपका क्लास टीचर भी नहीं बताएगा, और अगर आपने कोई कोचिंग लगाई है तो भी आपको वो कोचिंग के अंदर नहीं पढ़ा पाएगा, यानी कि आपको नहीं बताएंगे ये सब सारी चीज़ें। क्योंकि क्या होता है, टीचर्स को ऐसा लगता है या फिर कोचिंग वाले टीचर्स को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें तो बच्चे ने क्लास 9 या फिर 8 के अंदर पढ़ाई है, बच्चे ने क्या किया है, क्लास 9 और 8 के अंदर तो पढ़ाई है, तो हमें पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। बट मैं बोलूँगा ऐसा नहीं होता है। अगर कोई टीचर मेरी बातों को सुन रहा है तो भाई, अगर आप ऐसा कर रहे हो कोई टीचर, तो मत कीजिए। क्योंकि टीचर जो होता है वो क्या होता है, बच्चों के क्या बोल सकते हैं, बच्चे उसके ऊपर भरोसा करते हैं, राइट। अगर आप भी मुझ पर भरोसा करते हो तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर से देखना, क्योंकि इसके सेशन के एंड होते तक मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जो बेसिक्स आज के लेक्चर में आपको कवर करवाने वाला हूँ, आज के लेक्चर में जो आपको बेसिक्स कवर करवाने वाला हूँ, वो बेसिक्स मोर देन इनफ है आपके क्लास 10 साइंस 2 को मास्टर करवाने के लिए, राइट। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्लास 10 साइंस 2 एसएससी डोमिनेटिंग सीरीज़ के अंदर ये बेसिक साइंस के बेसिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अभी आप क्लास 10 के अंदर आए होगे, राइट। अभी आप क्या हुए होगे, क्लास 10 के अंदर आए होगे, और आप सभी ने क्या की होगी, अपनी नई बुक्स ले ली होगी, राइट। या फिर भैया दीदी से उधार ले ली होगी, उधार तो नहीं ली होगी, उनको पैसे दिया होगा कि भैया ध्यान से सुनना, भैया मेरी बात ध्यान सुनना, ओ मेरे सैया मेरी बात ध्यान सुनना, कि अगर आपकी क्लास 10 होती है तो मुझे आपकी बुक्स सारी की सारी चाहिए, बदले में 100 रुपये मेरे से ले लेना और साथ में चाय बिस्कुट खिलाऊंगा। तो आपके भैया दीदी ने आपको आपकी पुरानी बुक्स दे दी होगी, या फिर आपने नई जाके बोले होगे कि यार
छे, इससे बुक मैं नहीं लेता, मैं जाके नई नई किताबें लूँगा। तो आप लोगों ने नई नई किताबें ले ली। फिर आपने क्या देखा कि यार क्लास 9th के अंदर तो मेरी साइंस की एक ही बुक थी, बट यहाँ पर 2-2 बुक आ गई भाई, अब क्या करूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो साइंस की जो 9th के अंदर बुक थी उसके अंदर जो कंटेंट था वही सेम का सेम कंटेंट आपको क्लास 10th के अंदर भी पढ़ना है। बस इतनी सी बात ये है कि आपके क्लास 10th के जो जिन्होंने बुक बनाया है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वो क्या है, बहुत ज़्यादा, यानी कि बोर्ड वाले बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उसने क्या किया कि साइंस 1 एक पार्ट बना दिया और साइंस 2 एक पार्ट बना दिया, ताकि अगर जब बच्चे बुक देखें तो उन्हें इतनी बड़ी बुक ना देखे, उन्हें सिर्फ छोटी छोटी इतनी इतनी सी बुक्स दिखे। राइट, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने बुक ले ली होगी कि आपकी इस बार साइंस की जो बुक्स है वो 2 है। पहली है साइंस 1 और दूसरी है साइंस 2। अब साइंस 1 के अंदर आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको साइंस 1 के अंदर पढ़ना है फिजिक्स और दूसरा पढ़ना है केमिस्ट्री। अब ये सर फिजिक्स क्या होती है, तो बच्चा पार्टी फिजिक्स क्या होती है, एक साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, मोशन की स्टडी करते हो, यानी कि पुल क्या होता है, पुश क्या होता है, इसके बारे में आप स्टडी करते हो। उसके बाद आप ग्रेविटी की स्टडी करते हो, यानी कि ये जो पेन है ये ड्रॉप हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ग्रेविटी की वजह से हो रही है, और ये कैसे हो रही है, ये कैसे हो रही है, इसकी स्टडी आप क्या करते हो, फिजिक्स के अंदर करते हो। उसी तरीके से रिफ्लेक्शन, अगर मैं क्या करता हूँ, मिरर के सामने जाकर खड़ा होता हूँ, अगर मैं आईने के सामने जाकर खड़ा होता हूँ तो क्या होता है, मेरी एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हो जाती है। मेरी क्या होती है, एक वर्चुअल इमेज क्रिएट होती है। वो किस तरीके से होती है ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, अपने फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। राइट, अब बात करते हैं लेंसेज की। अब आप सभी को पता है, आप सभी लोग क्या करते हो, आपका कैमरा यूज़ करते हो, आपका क्या करते हो, आपके मोबाइल का कैमरा यूज़ करते हो और आप फोटो खींचते हो। तो आपका जो मोबाइल का कैमरा है ना वो किससे बना हुआ है, लेंसेज से बना हुआ है। और वो किस तरीके से वर्क करता है ये सब आप कहाँ पढ़ते हो, अपने फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। आप कहाँ पढ़ते हो, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। राइट, अब दूसरी चीज़ जो आपको साइंस 1 के अंदर पढ़नी है वो पढ़नी है आपको केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के नाम से समझ में आ रहा है कि भाई केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल। क्या बोल सकते हो, दया इसमें कुछ तो केमिकल लोचा है मेरे बाप। क्या है, कह दया कुछ तो केमिकल लोचा है। यानी कि आपको केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है, केमिकल से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, यानी कि कितने तरीके के टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, कार्बन क्या होता है, उसके कंपाउंड्स कैसे होते हैं, मेटलर्जी पढ़नी है, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ना है जो आपकी क्लास 9 के अंदर भी आपने पढ़ा ही होगा। क्लास 9 के अंदर आपने देखा था कि एटम क्या होता है, मैटर क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको साइंस 1 नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाऊंगा साइंस 2। ठीक है, बट ध्यान से सुनना, अगर अपनी साइंस 2 पहले ख़त्म हो जाती है तो अपन क्या करेंगे, साइंस 1 के ऊपर भी धाबा बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, साइंस 2 को समझते हैं, क्लास 10 साइंस 2 को अपन समझते हैं, जिसका मैं टीचर हूँ। ठीक है, और आपकी क्लास 10 साइंस 2 की प्रिपरेशन कौन करवाएगा, मैं करवाऊँगा। ठीक है, मैं करवाऊँगा आपकी क्लास 10 की साइंस की प्रैक्टिस। राइट, तो अब देखो साइंस 2 जो है वो क्या है, आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आपकी क्लास 10 की साइंस 2 जो है वो बच्चा पार्टी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहली आपकी बायोलॉजी, दूसरी है इकोलॉजी और तीसरी है सोशल साइंस। ये 3 पार्ट्स में आपकी क्लास 10 साइंस 2 क्या है, डिवाइडेड है। अब बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बायो का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, लाइफ होता है, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। यानी कि बायोलॉजी का अगर मैं पूरा का पूरा मीनिंग बताऊँ तो क्या होती है, बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, बायोलॉजी क्या है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ की स्टडी है, यानी कि लाइफ की जो हिस्ट्री है वो कैसे आई, ठीक है, वो कैसे इवॉल्व हुई, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। उसके बाद में आपकी इकोलॉजी वाला पार्ट आ जाता है, यानी कि पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी पढ़ते हैं। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब नाम से समझ में आ रहा है कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इकोलॉजी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जो कि आपका सोशल साइंस और सबसे फुद्दू टॉपिक है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा फुद्दू टॉपिक है, क्योंकि भाई अगर इसके अंदर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आप सोशली एक्टिव नहीं हो, आप मेंटली कहीं ना कहीं रिटार्ड, ठीक है, आप कहीं ना कहीं पागल हो सकते हो। बट पागल इंसान को भी ये बातें पता होती है। अगर आप पागल नहीं हैं और आपको इस टॉपिक के अंदर आपका दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो भाई आपको आपके डॉक्टर के पास जाकर बोलना है, मालिक भंडारा करवा दीजिए नॉलेज का। क्या बोलना चाहिए, मालिक भंडारा करवा दीजिए नॉलेज का। क्योंकि आप सभी को पता है, आप बचपन से समझते आ रहे हो, आप एक ह्यूमन सोसाइटी के अंदर रहते हो और उसकी क्या करना होता है, आपको स्टडी करना होता है सोशल साइंस के अंदर। उनके अंदर जो रिलेशनशिप्स होते हैं, अब सोसाइटी के अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे कि आपकी भी कोई हो गर्लफ्रेंड, उसके बीच में और आपके बीच में क्या है, एक रिलेशन है।
उसकी स्टडी कहाँ करते हैं हम, सोशल साइंस के अंदर करते हैं। आपके मम्मी और आपके बीच में, आपके मम्मी पापा और आपके बीच में क्या एक रिलेशन है, किसका रिलेशन है, फैमिली का रिलेशन है, ठीक है, उसकी स्टडी हम क्या करते हैं, सोशल साइंस के अंदर करते हैं। तो वही सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें कहाँ पढ़नी होती है आपको, साइंस 2 के सोशल साइंस वाले टॉपिक के अंदर पढ़नी होती है, इनकी पार्ट के अंदर पढ़नी होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे कि मैंने कहा साइंस 2 के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स हैं आपके, बायोलॉजी, इकोलॉजी और सोशल साइंस, ये 3 पार्ट्स हैं। अब हमें कौन सा सबसे पहले कवर करना चाहिए? कई सारे बच्चों को ऐसा होता है कि वो क्या चाहते हैं कि हम पहले कौन सा टॉपिक कवर करें, उसके बाद में कौन सा टॉपिक कवर करें, या फिर लास्ट में कौन सा टॉपिक कवर करें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट मास्टर करना है, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट मास्टर करना है तो क्या होती है, सीक्वेंस इज द की होती है। क्या होती है, सीक्वेंस इज द की। अगर आपको कोई भी चीज़ को सीखना है तो एक सीक्वेंस में सीखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्या करना है, गाड़ी सीखना है, अगर आपको क्या करना है, बाइक चलाना सीखना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप जाओगे पिताजी के पास में, पिताजी यानी कि आपके पापा जी के पास में जाओगे, यानी कि आपके बाबा के पास में जाओगे और बोलोगे बाबा जी यानी कि पापा जी मला ना गाडी चालवायला शिकायचं आहे। क्या बोलोगे, पापा जी मला ना गाडी चालवायचं शिकायचं आहे। आता तुम्ही कहा आया 18 दुनी खाला, यानी कि आप 18 साल से नीचे के हो। क्या हो, आप 18 साल के नीचे के बच्चे हो, ठीक है। तो आप जाते हो पापा के पास में और पापा को बोलते हो। अब आपके पापा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, मैच्योर इंसान है, और उन्हें क्या होता है, आप वो क्या है, सोशली एक्टिव है और वो एक जिम्मेदार पर्सन है। तो आप उनके पास में जाते हो और आप बोलते हो पप्पा मुझे ना गाड़ी चलाना सीखना है, या फिर बोल सकते हो पप्पा मला ना गाड़ी चलायला सिखायचं आहे। तो आपके पापा क्या करते हैं, आपको 5 न्यूटन का थप्पड़ लगाते हैं। आपके पापा जो है वो आपको क्या करते हैं, 5 न्यूटन का थप्पड़ लगाते हैं और आप क्या करते हो, सीधा का सीधा टुबुक करके, मतलब क्या कर सकते हो, उधन कर कहा जाते हो, दीवार में जाकर चिपक जाते हो, ठीक है। अब क्या होते हो, आप धीरे धीरे बड़े होते हो, आपके अंदर भी नॉलेज आती है, आप समझते हो कि नहीं यार पापा ने सही मारा था मुझे, मैं ही गधा था जो 18 साल की कम वाली उम्र में गाड़ी सीखने चले गया, ठीक है। अब आप जब 18 साल के होते हो तो आप क्या जाते हो, पापा के पास में जाते हो और पापा को बोलते हो पापा अब मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो, अब मैं क्या हूँ 18 साल का हो गया हूँ, ठीक है। तो अब आपके पापा जो होते हैं वो जाते हैं गाड़ी के पास में, आपको लेके जाते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, सर लेके जाते हैं और आपको बोलते हैं देख बेटा ये क्या है, एक गाड़ी है। क्या है, ये एक गाड़ी है। इसके पास में 2 पहिए होते हैं। इसके क्या होते हैं, 2 पहिए होते हैं जो कि क्या होते हैं, रबर से बने हुए होते हैं। क्या होते हैं, रबर से बने हुए होते हैं। और अगर ये टायर जो है, ये 2 पहिए जो है वो क्या हो गए, पंचर हो गए, तो तेरी गाड़ी नहीं चलेगी। तो आप क्या देखते हो, गाड़ी के टायर के आपके जो गाड़ी के टायर है वो क्या है, बिल्कुल सही सलामत है, ठीक है, वो क्या है, एकदम सही सलामत है। तो आप बोलते हो पप्पा गाडीचे टायर तर बहुत मस्त आहेत, तुम्ही मला गाडी चालवणं शिकवा। तरीच तुझ्या पप्पा जो आहे तुला झापड़ मारते आणि म्हणते अबे थांब, तुला मी शिकवत आहो तर चांगले ना ऐक। तो उसी तरीके से आपको भी मेरी बातें क्या है, अच्छे से सुननी है, ठीक है। उसके बाद में आपके पापा क्या करते हैं, आपको गाड़ी दिखाते हैं और वापस से बोलते हैं देख बेटा गाड़ी का ये हैंडल है, इसमें क्या है, एक एक्सीलेटर है, एक ब्रेक है और एक क्लच है, ठीक है। अगर तू इनके फंक्शन को अच्छे से समझ लेगा तो क्या होगा, तू गाड़ी को अच्छे से चला पाएगा, तेरा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। और तुझे क्या करनी है, गाड़ी को एकदम धीरे स्पीड में चलानी है ताकि तेरा एक्सीडेंट ना हो। तो उसीलिए हम क्या करेंगे, हम अपने साइंस 2 की जर्नी को भी क्या करेंगे, एकदम धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज चलाएंगे, ठीक है। हम कोई हड़बड़ी नहीं करने वाले, हमारे पास में 1 साल का समय है, बट मैं आपको गारंटीड श्योर कर देता हूँ आपका जो सिलेबस होगा वो मैं आने वाले 3 महीनों के अंदर ही कवर करके रैप अप करके आपके हाथों में दे दूंगा। उसके बाद में आप रिवीजन करो और उसके बाद में प्रैक्टिस करो और अपने साइंस 2 के अंदर फोड़ के दिखा सकते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर। अब जिस तरीके से गाड़ी चलाना सीखने के लिए क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, उसी तरीके से आपको साइंस 2 को मास्टर करने के लिए भी क्या होता है, एक सीक्वेंस ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बायोलॉजी को कवर करेंगे, उसके बाद में इकोलॉजी कवर करेंगे, उसके बाद में सोशल साइंस को कवर करेंगे। अब ये ऐसा क्यों करेंगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो बायोलॉजी क्या है, लाइफ की स्टडी क्या है, बायोलॉजी क्या है, एक लाइफ की स्टडी। बायोलॉजी क्या है, लाइफ की स्टडी है। अब लाइफ किसके अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। क्या होती है, लाइफ किसके अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ होती है, क्या नहीं होती, वो निर्जीव होती है। तो वो क्या होते हैं, निर्जीव होती है, ठीक है, उनके अंदर लाइफ नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इकोलॉजी पढ़ेंगे। अब इकोलॉजी के अंदर क्या होता है, हमें इन्वायरमेंट की स्टडी करनी होती है। और आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो 2 चीज़ें मिलकर बनाता है, लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग और पहला होता है लिविंग। अब हमने क्या किया, बायोलॉजी के अंदर ही क्या कर लिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टडी कर ली। तो अब हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या करना है, इकोलॉजी के अंदर हमें क्या करना है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है और उनके इंटरेक्शन के बीच में उनके इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करनी है इकोलॉजी के अंदर। उसके बाद में अब हमने क्या कर लिया,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी समझ लिया और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच के इंटरेक्शन के बारे में समझ लिया। तो अब हमारे लिए सोशल साइंस को समझना इजी हो गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा चंक खत्म करेंगे, उसके बाद में छोटी छोटी बाइट लेकर अपने साइंस 2 को रैप अप करेंगे। एक सीक्वेंस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, साइंस 2 को कवर करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर? अब देखो, कोई बच्चा बोल रहा होगा कि सर मुझे नोट्स बनाना है, आप बहुत स्पीड में चल रहे हो। तो देख भाई, मैं बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहा हूँ। अगर तुझे नोट्स बनाने हैं तो एक काम कर सकता है, क्या बोल सकते हो, लेक्चर को स्टॉप मत कर, लेक्चर को स्टॉप मत कर, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चल, ठीक है। साथ में एक रफ बुक ले ले, ठीक है, साथ में एक रफ बुक ले ले, उसमें अपने नोट्स बनाते हुए चल। अगर तेरी स्पीड बहुत ही स्लो है तो टेंशन मत ले, ये जो नोट्स है तेरे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को, या फिर हमारी वेबसाइट है bioelite.rfgt, वहाँ जीटी नहीं है, जीडी है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री में कोर्स को एनरोल करो और डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा कोर्स होगा ना, पूरा का पूरा फ्री है, ठीक है। और ये कोर्स हर बच्चे को देखना चाहिए, ठीक है, ये कोर्स हर बच्चे को देखना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त या फिर भाई बहन हो तो आप उसको ये फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि उसका भी भला हो और आपका भी भला हो, ताकि कर भला तो हो भला, ठीक है। मेरी बात क्लियर? अब देखो, हम किस सीक्वेंस में साइंस 2 को पढ़ने वाले, हम किस सीक्वेंस में साइंस 2 को पढ़ने वाले, यानी कि हमारा साइंस 2 का सीक्वेंस कैसे होने वाला है, चैप्टर का सीक्वेंस कैसे होने वाला है। कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता ही है इस बारे में कि हमें पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए और लास्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। या फिर अगर आपकी एग्जाम करीब होती है, अगर आपकी एग्जाम करीब होती है तो आपको एक रोड मैप पता होना चाहिए कि अगर मैं ये चैप्टर पहले कर लेता हूँ तो मैं साइंस 2 के अंदर अच्छे से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा। आपको किस चैप्टर के अंदर ज़्यादा मेहनत करनी है, किस चैप्टर के अंदर मेहनत कम करनी है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप जिस चैप्टर के अंदर ज़्यादा मेहनत करनी हो उसके अंदर ज़्यादा समय दे पाओ, राइट। इस बात क्लियर? देखो यार, मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से उठा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर पढ़ाई की होगी या फिर नहीं भी की होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिन्होंने क्लास 9 के अंदर स्टडी की होगी, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 9 के अंदर स्टडी नहीं की होगी। अब मुझे क्या करना है, दोनों बच्चों को साथ में लेकर चलना है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से उठा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। अब देखो, जैसे कि हमने बात कर ही ली थी अभी कि हम सबसे पहले बायोलॉजी कवर करेंगे, उसके बाद में इकोलॉजी को, और उसके बाद में सोशल साइंस को कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले बायोलॉजी के चैप्टर्स को खत्म करने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है, यानी कि हम क्या करते हैं बायोलॉजी के अंदर, लाइफ की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? लाइफ की स्टडी करते हैं। अब आप सभी को पता है लाइफ किसके अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था जो हिस्ट्री की लाइफ की हिस्ट्री होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। यानी कि जब हम लाइफ के हिस्ट्री की स्टडी करते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं बायोलॉजी क्या है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी जब हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। अब हिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, क्या कैसे हुआ था, कैसे कुछ हुआ था। यानी कि देखो हम क्या करते हैं हिस्ट्री के अंदर, क्या पढ़ते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो इवेंट हुआ था वो कैसे हुआ था, कब हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, राइट। तो वैसे ही हम बायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हमारा जो साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला फर्स्ट चैप्टर है। उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो लाइफ है, ये जो हमारी लाइफ है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो कैसे हमारे अर्थ के अंदर आए, ठीक है, वो कैसे इवॉल्व हुए, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं अपने साइंस 2 के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उसी तरीके से हम साइंस पार्ट 2 के सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के अंदर क्या पढ़ते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। उसके बाद में एनिमल किंगडम वाले चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद में हम जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही तो उस ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए ज़रूरत पड़ रही तो वो क्या है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब हमारा 6th चैप्टर की बात करें, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि बायोलॉजी जो है वो कैसे हम अपने डेली लाइफ को मोर इफिशिएंट बनाने के लिए, हम अपने काम को मोर इफिशिएंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, अपने बुक के क्या कर रहे हैं, चैप्टर के सीक्वेंस को ब्रेक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बुक के चैप्टर के सीक्वेंस को ब्रेक कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा सीक्वेंस इज़ द की, सीक्वेंस इज़ द की। अगर आपको क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करना है, फिर से आपको मैथ्स को मास्टर करना हो, हिस्ट्री को मास्टर करना हो,
या फिर आपको क्या करना हो, हिंदी को मास्टर करना हो, इंग्लिश को मास्टर करना हो, किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करना है तो उसका एक सीक्वेंस होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंग्लिश को मास्टर करना है, सबसे पहले क्या सीखना होगा भाई, आपको ABCD सीखना होगा, उसके बाद में आपको वर्ड्स बनाना सीखना होगा, उसके बाद में आपको वर्ड्स को पढ़ना सीखना होगा, राइट। आप क्या कर रहे हो, सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो। उसी तरीके से आपको भी साइंस के अंदर मास्टरी करनी है तो क्या करना होगा, आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कवर करेंगे, उसके बाद में लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 को कवर करेंगे, उसके बाद में लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 को कवर करेंगे। क्योंकि ये दो चैप्टर है वो क्या है, इंटर रिलेटेड है। ये सारे के सारे चैप्टर जो है वो क्या है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ये सारे के सारे चैप्टर क्या है, इंटर रिलेटेड चैप्टर्स है। यानी कि अगर आपने ये वाला सीक्वेंस ब्रेक किया, ये वाला सीक्वेंस अगर आपने ब्रेक किया, यानी कि आपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पहले पढ़ा और उसके बाद में आप सीधा सीधा माइक्रोबायोलॉजी पर कूद गए, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर। इसलिए आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना होगा और ये सीक्वेंस आपको कोई भी टीचर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने 3 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद सीखी है। इसीलिए आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, ये बात क्लियर। यानी कि आपको सबसे पहले चैप्टर कवर करना है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसके बाद में लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद में एनिमल किंगडम, उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद में सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद में हम कहाँ बढ़ेंगे, इकोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, हमने बायोलॉजी के अंदर पहले ही लिविंग को कंप्लीट कर लिया था, तो हमें सिर्फ और सिर्फ समझना है इकोलॉजी के अंदर, यानी कि क्या समझना है कि इकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है इकोलॉजी के अंदर। इतनी बात क्लियर। अब इकोलॉजी के अंदर आपके 2 चैप्टर से, पहला है आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर आपको पढ़ना होता है कि आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करता है और हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है कि हम अपने इन्वायरमेंट का कैसे यूज़ कर सकते हैं एनर्जी बनाने के लिए। यानी कि एनर्जी का मतलब क्या होता है सर, एनर्जी का मतलब होता है वो जो आप एनर्जल की डब्बी पीते हो ना, आप जो एनर्जल की जो वो बॉटल पीते हो, जिसको पीकर आप रेड बुल पीते हो, मॉन्स्टर पीते हो, उसको पीकर जो आपको एनर्जी मिलती है, और कुछ लोग स्टिंग भी पीते हैं भैया, जो स्टिंग पीकर जो आपको एनर्जी मिलती है वो कैसे मिलती है, वो कुछ इन्वायरमेंट की मदद से ही मिलती है, राइट। आप क्या करते हो, इन्वायरमेंट में कुछ एनर्जेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका यूज़ करके आप ड्रिंक बनाते हो और उसको गट 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 पीते हो और आप भीम बन जाते हो, राइट। क्या बन जाते हो, भीम बन जाते हो। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का बनाने के लिए क्या करते हैं, इन्वायरमेंट का यूज़ करते हैं। और वो सब कहाँ पढ़ते हैं, हम टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि विंड मिल हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, ये सब, इन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, अपने टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जाते हैं हम सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस के अंदर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि सोशल साइंस के अंदर तुम्हें क्या पढ़ना है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं पढ़नी है, तुम्हें अपने ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। यानी कि आपकी जो सोशल हेल्थ होती है, यानी कि आप लोगों के साथ में कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए, ये सब चीज़ें के बारे में आप कहाँ पढ़ते हो, सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हो। और अगर कभी आपके एरिया के अंदर क्या होता है, डिजास्टर आ जाता है, यानी कि कभी भूकंप आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, तो आपको उससे बचना होता है, राइट। आपको उससे बचना होता है। अगर क्या कर रहे हो, आप मस्त मोबाइल पर या फिर टीवी पर क्या देख रहे हो, वेब सीरीज़ देख रहे हो, क्या देख रहे हो, वेब सीरीज़ देख रहे हो, ठीक है, और अचानक से भूकंप आ गया, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, आपको वेब सीरीज़ देखते रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, आपको वेब सीरीज़ बंद करके घर से भाग जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, आपको अपने घर वालों के साथ में घर से बाहर निकल जाना चाहिए। क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे आप, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे। आप ऑप्शन चूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहली बात तो आपके पापा आएंगे, अगर आप वेब सीरीज़ देख रहे होगे तो फट से झपट लगाएंगे और बोलेंगे, अरे सुन भूकंप आया है, निकल करके बाहर। तो आप क्या करोगे, घर से बाहर निकल जाओगे और एक ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर बिल्डिंग्स ना हो, आपसे बिल्डिंग बहुत ज़्यादा दूर हो। तो इससे क्या होगा, अगर भूकंप के कारण बिल्डिंग्स गिर जाती है तो आपको कुछ भी चोट वगैरह ना आए, आप बेसिकली क्या हो सकते हो, बच सकते हो उन सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं, अपने डिजास्टर मैनेजमेंट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। अब अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, पूरे क्लास 10 साइंस 2 के सिलेबस का ओवरव्यू ले लिया। हमने ये समझ लिया कि हमें क्लास 10 साइंस 2 के अंदर किस तरीके से थ्रू आउट करना है, यानी कि पूरे साल हमें किस तरीके से चैप्टर को पढ़ना है। एक चैप्टर का सिलेबस क्या बोल सकते हो, एक सिलेबस का सीक्वेंस क्रिएट कर दिया। अगर हम इस सिलेबस के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो हम अपने साइंस 2 को मास्टर कर सकते हैं और 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं अपने क्लास 10 साइंस 2 के अंदर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अपने क्लास 10 साइंस 2 के बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो, जो बच्चा यहाँ तक टिक गया, भाई अब सुन,
अगर तू यहाँ तक टिका हुआ है तो भाई तू सच में सीरियस है। अगर तू यहाँ तक टिक गया है ना तो सच में सीरियस है। तू कुछ ना कुछ अपने लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अपने क्लास 10 साइंस के अंदर फोड़ के दिखाएगा। मैं तुझे गारंटी देता हूँ। अगर तू मेरे साथ पूरे साल भर रहता है, मैं तुझे गारंटी देता हूँ, तेरी ये जो छोटी उंगली है, ये जो छोटी उंगली है, इसको पकड़कर मैं तुझे वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ तक मेरा लेवल है, यानी कि एक टीचर के लेवल तक तुझे पहुँचा दूंगा। ठीक है, अगर तू मेरे साथ पढ़ता है तो मैं तुझे गारंटी देता हूँ, मैं तुझे इस लायक बना दूंगा कि तू आगे जाकर अपने टीचर को जाकर पढ़ा सकता है। इस लेवल तक तुझे पहुँचा दूंगा। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 साइंस 2 को बेसिक्स को, यानी कि लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर क्लास 10 साइंस 2 बेसिक्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपनी पोजीशन थोड़ी ठीक कर लेता हूँ ताकि मैं जब लिखूँ तो आपको सब दिखे। तो चलो अपन बढ़ते हैं अपने क्लास 10 साइंस 2 के बेसिक्स की ओर। सबसे पहली बात, हमें क्लास 10 साइंस 2 के बेसिक्स के अंदर कवर क्या क्या करना है। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उन्होंने क्लास 9 या फिर 8 के अंदर अच्छे से स्टडी नहीं की होगी, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे देख रहे होंगे और उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी की होगी, उन्होंने क्लास 9 के अंदर 90, 80, 100% लाए होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 60, 50 ऐसे परसेंट लाए होंगे। तो ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए। ठीक है, मैं आपको आप दोनों बच्चों को, ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई की है और कुछ बच्चों ने नहीं की है, उन दोनों बच्चों को कह रहा हूँ, आपके लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक की चाशनी जो होती है ना, उसमें डुबाकर बिल्कुल एडवांस तक लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने साथ में बुक और पेन नहीं पकड़ी है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने साथ में एक क्या ले लो, रफ कॉपी ले लो या फिर अपनी एक फेयर बुक ले लो। ठीक है, वहाँ पर क्या करो, साथ में एक पेन ले लो, और जिस तरीके से मैं नोट्स मतलब आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ नोट करनी चाहिए, हालांकि इस लेक्चर की सारी चीज़ें आपको नोट्स करनी ही चाहिए, ताकि आप अगर कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, यानी कि आप कभी अपने रास्ते से भटक जाओ, तो आप अगर आप उन चीज़ों को देखो तो आप अपने सही ट्रैक पर आ जाओ। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब जो ये जो बेसिक्स आज अपन कवर करने वाले हैं, ये इनफ है, ये मोर देन इनफ है आपके क्लास 10 साइंस 2 के बेसिक्स को स्मूथ बनाने के लिए, यानी कि आपके क्लास 10 साइंस 2 की जो जर्नी होगी उसको बिल्कुल ही मक्खन की तरह कर देगी। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी टॉपिक समझने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी अगर आप इन बेसिक्स को कवर कर लेते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यानी कि देखो, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो सारे के सारे क्या है, बेसिक्स है आपके 10 के 10 चैप्टर्स के। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो टॉपिक है, हाउ लाइफ केम ऑन अर्थ, ये किसका बेसिक है, ये आपके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का बेसिक है। उसके बाद में सेल टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज, ये क्या है, आपके लाइफ प्रोसेस 1 एंड लाइफ प्रोसेस 2, ये जो चैप्टर है उनके बेसिक है। ठीक है, उसके बाद में हु इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए और आरएनए में से आपका जेनेटिक मटेरियल कौन है, ये किसका बेसिक है, आपके माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि 3 चैप्टर का बेसिक है ये। ठीक है, उसके बाद में पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन ह्यूमन बॉडी, ये भी आपके चैप्टर का बेसिक है। ठीक है, एक चैप्टर का बेसिक है। ठीक है, उसी तरीके से क्रोमोजोम और शेप ऑफ सेल, और क्या बोल सकते हो, क्रोमोजोम और क्या बोल सकते हो, शेप एंड साइज ऑफ सेल, ये आपके माइक्रोबायोलॉजी के क्या है, आपके बेसिक्स है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये कोई फालतू के टॉपिक्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत से, यानी कि 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये एक्सपीरियंस गेन किया है, और ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब आप कोई भी चैप्टर खोल कर देखें तो आपको एक कनेक्टिविटी फील हो। क्योंकि साइंस को पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब आप क्या करते हो, हर एक चैप्टर को इंटर रिलेट करना सीख जाते हो। जब आप क्या करते हो, किसी भी टॉपिक को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हो ना, तभी आपको कोई भी चीज़ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। ठीक है, तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मेरी क्लास अगर आप अटेंड करते हो, कोई भी क्लास अटेंड करते हो, तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि 90% ऐसी चीज़ें होगी जो आपको रट्टा मारना नहीं होगा। बस 10% जैसे कि नाम हो गया, कुछ इवेंट्स हो गए, उनकी तारीख हो गई, उनको तो आपको याद करना ही होगा। ठीक है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक क्या है, मोटो है, मैं बच्चों को कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, यानी कि बच्चों को कभी गलत डायरेक्शन नहीं देता। ठीक है, और इसीलिए बच्चे मुझे मानते भी है। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बायोलॉजी की हिस्ट्री को, यानी कि लाइफ की हिस्ट्री को, यानी कि अपने अर्थ के अंदर लाइफ कैसे आई, हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आए, उसके बारे में अपन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। देखो, आप सभी को पता होगा एगो का मतलब क्या होता है। एगो का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है। अगर मैं लिखता हूँ एगो, एगो का मतलब क्या होता है। एगो का मतलब होता है
पहले, एगो का मतलब क्या होता है? पहले। एगो का मतलब क्या होता है भाई? पहले। पहले या फिर बीता हुआ, बीता हुआ, बीता हुआ, या फिर हो चुका है, हो चुका है, राइट। एगो का मतलब क्या होता है? हो चुका है या फिर इसके पहले, इस समय के पहले, या फिर बीता हुआ, राइट। आपको जो प्रेफर करना है कर सकते हो। अब एगो का मतलब हम क्या लेके चलेंगे? हो चुका है। एगो का मतलब क्या लेके चलेंगे? हो चुका है या फिर ये टाइम बीत चुका है, ये टाइम बीत चुका है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है? एक टाइमलाइन क्रिएट की है। यहाँ पर मैंने क्या किया है? एक टाइमलाइन क्रिएट की है विद द हेल्प ऑफ एआई भैया। एआई भैया जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए कमेंट में उनके लिए एक बार लाइक ठोक दिया जाए या फिर कमेंट में एआई भैया लिख दिया जाए, ठीक है। और अगर आप ये अभी तक बने हुए हो तो प्लीज़ आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, ताकि मैं अगले सेशन में आपका नाम ले सकूँ और आपको अप्रिशिएट कर सकूँ, राइट। तो अब देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया है? एक टाइमलाइन बनाया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है? एक टाइमलाइन बनाया है। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या एरो जो है, ये वाला एरो जो है वो क्या हो रहा है? आगे की ओर बढ़ रहा है। ये वाला एरो जो है वो क्या हो रहा है? आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आगे की ओर कौन सा समय होगा? हमारा समय होगा, यानी कि आज का समय होगा, ठीक है। और बीता हुआ समय, बीता हुआ समय कौन सा है? ये वाला, यानी कि एरो किसकी तरफ मूव कर रहा है? पीछे की तरफ मूव कर रहा है। और बीता हुआ है इसलिए हम क्या बोलते हैं? एगो बोलते हैं। बीता हुआ है इसलिए हम क्या बोलते हैं? एगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एगो बोलते हैं, यानी कि ये समय बीत चुका है। यानी कि आपको पता है ये समय कैसा है? पास्ट वाला समय, ठीक है। और आज के समय के सामने, आज का जो समय होगा उसके सामने हम क्या नहीं लगाते? एगो नहीं लगाते, राइट। अब देखो, आज के टाइम से कंपेयर करूँ तो क्या हुआ था? हमारा जो यूनिवर्स है, उसके अंदर क्या हुआ था? बिग बैंग हुआ था। हमारा यूनिवर्स जो है क्या हुआ था? उसके अंदर बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग कब हुआ था? 13.8 बिलियन ईयर एगो हुआ था, यानी कि 13 साल पहले, 13 बिलियन साल पहले, यानी कि 13 बिलियन साल पहले क्या हुआ था? हमारे यूनिवर्स के अंदर बिग बैंग हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? हमारा सोलार सिस्टम, यानी कि हमारा स्वरमंडल, यानी कि हमारा क्या बोल सकते हैं? स्वरमंडल ही तो बोलते हैं। सौर मंडल जो होता है वो क्या हुआ था? क्रिएट हुआ था, राइट। कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर एगो, यानी कि बिग बैंग हुआ उसके 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ? यानी इसके बाद में 4.5 बिलियन ईयर बाद में, देखो 13 बिलियन ईयर एगो, यानी कि आज के समय से 13.5 बिलियन ईयर एगो हम पीछे जा रहे हैं। समय में क्या जा रहे हैं? हम पीछे जा रहे हैं। और फिर इस समय से हम क्या करेंगे? आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ जाएंगे? आज के समय तक जाएंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है? हम पीछे जा रहे हैं। उसके बाद में पीछे के समय से हम कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे आगे मूव करेंगे। ये बात क्लियर। तो देखो 13 साल पहले क्या हुआ था? 13 बिलियन ईयर साल पहले क्या हुआ था? भाई? बिग बैंग हुआ था। फिर क्या हुआ? बिग बैंग होने की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ? हमारी सोलार सिस्टम क्रिएट हुई। और ये सोलार सिस्टम को क्रिएट होने के लिए कितने साल लगे हमें? इतने साल लग गए, यानी कि कितने साल हुए? कितने साल हुए भाई? बताओ कमेंट में बताओ। अगर मैं कितना होगा अप्रॉक्सीमेट अगर कैलकुलेट करूँ तो हमें सोलार सिस्टम बिग बैंग होने के बाद में क्रिएट होने में कितने साल लग गए भाई? 9 साल का समय, 9 बिलियन ईयर लग गए। कितने लग गए? 9 बिलियन ईयर्स लग गए। 9 बिलियन ईयर्स लग गए हमें बिग बैंग होने के बाद में क्या बनने को? हमारे सोलार सिस्टम बनने को। अब जब हमारा सोलार सिस्टम बन गया तो उसके बाद जब सोलार सिस्टम बन गया तो उसके बाद उसके अंदर क्या होगा? सोलार सिस्टम के अंदर हमारा सन भी बन गया, ठीक है। हमारी अर्थ भी बन गई, मून भी बन गया, ठीक है। अब अर्थ जब बनी तो उसके अंदर इनिशियली तो लाइफ प्रेजेंट नहीं थी। इनिशियली हमारे अर्थ के अंदर क्या थी? लाइफ प्रेजेंट नहीं थी, क्योंकि हमारा जब अर्थ बना तो वो एक क्या था? आग का गोला था। हमारा जो अर्थ था वो क्या था? इनिशियली आग का गोला था, यानी कि हमारे अर्थ के अंदर सब कुछ क्या था? मॉल्टेन स्टेट में था, यानी कि सब कुछ पिघला हुआ था। इसकी वजह से हमारे अर्थ के अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो जैसे जैसे अर्थ हमारी ठंडी हुई, वहाँ पर क्या हुआ? हमारे अर्थ के अंदर ओशियन क्रिएट हुआ। ओशियन में क्या हुआ? लाइफ बनना स्टार्ट हो गई। और ये लाइफ कब बनी हमारे अर्थ के अंदर? 3.5 बिलियन ईयर एगो बनी, यानी कि आज के समय से 3.5 साल पहले, 3.5
5 बिलियन साल पहले क्या हुआ था, हमारे अर्थ के ऊपर क्या हुई थी, लाइफ एग्जिस्ट हो रही थी। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुई, ये जो लाइफ्स है, ये जो छोटे मोटे क्या है हमारे जीवाणु हैं, ये जो अर्ली लाइफ्स है वो क्या हुई, इवॉल्व हुई। ये जो अर्ली लाइफ्स है वो इवॉल्व हुई, और किस में इवॉल्व हुई, ड्रैगन में इवॉल्व हुई। क्या हुए, डायनासोर्स में इवॉल्व हुई, और कुछ फिश बने। ठीक है, फिर ये जो डायनासोर्स है ये और इवॉल्व हुए, और किस में बदल गए, बंदरों में बदल गए। और ये बंदर इवॉल्व होते होकर क्या हो गए, एक परफेक्ट ह्यूमन के अंदर बन गए। और ये ह्यूमन्स ने क्या किया, आज का आधुनिक युग ला लिया है। आज का आधुनिक युग यानी कि टेक्नोलॉजी वाला क्या कर दिया है, इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है। क्लियर। अब इस टाइमलाइन को हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो अब कैसे पढ़ते हैं। अब आप सभी को पता है हमारे अर्थ के अंदर लाइफ कैसे आई, कैसे आई बताओ, हमारे अर्थ के अंदर लाइफ कैसे आई होगी, कैसे आई होगी। अब आप बोलोगे सर क्या हुआ था, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो गई थी हमारे पानी के, हमारे अर्थ के अंदर जो ओशियन था उसके अंदर क्या हुई थी, कुछ केमिकल रिएक्शंस था, केमिकल रिएक्शन हो गया था और हमारे अर्थ के अंदर लाइफ क्रिएट हो गई। आपने अपने बहुत सारे टीचर से ऐसा सुना होगा कि उन्होंने क्या किया, क्या कहा होगा आपको कि ये जो हमारे अर्थ के अंदर ओशियन था, ये हमारे अर्थ के अंदर जो ओशियन था उसके अंदर क्या हुआ था, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई, कुछ केमिकल रिएक्शन हुई और क्या हो गई, लाइफ बन गई, या फिर बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। और अगर ऐसा किसी टीचर ने बोला है तो वो क्या है, गलत है। क्या है, ऐसा किसी टीचर ने बोला तो वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके पहले भी क्या है, एक बैक स्टोरी है, इसके पीछे भी क्या है, एक बैक स्टोरी है। ठीक है, उन्होंने बोला है वो पूरा गलत नहीं बोला है, उन्होंने जो बोला है वो पूरा गलत नहीं है, बट कुछ हद तक गलत है, क्योंकि उसके पीछे भी एक बैक स्टोरी होती है। कोई भी चीज़ होने के पहले क्या होती है, उसकी एक बैक स्टोरी होती है। अगर मैं आपको लगाकर एक थप्पड़ मारूँ, आपके पापा ने आपको एक थप्पड़ मारा, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा ना। तो वही कारण अभी हम समझने जा रहे हैं कि यानी कि हमारे अर्थ के अंदर जो लाइफ है वो किस तरीके से आई, यह वह हम जानने वाले। तो देखो मैंने कहा हमारे अर्थ के अंदर क्या हुआ था, हमारे यूनिवर्स के अंदर क्या हुआ था, बिग बैंग हुआ था। हमारे यूनिवर्स के अंदर क्या हुआ था, बिग बैंग हुआ था। ठीक है, वो कैसे हुआ था देखते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारे 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, हमारे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या थे, गैस और डस्ट के पार्टिकल्स थे। क्या थे हमारे यूनिवर्स के अंदर, क्या थे, कुछ धूल के पार्टिकल्स यानी कि धूल के पार्टिकल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, एस्ट्रॉइड से। क्या बोल सकते हो, उल्का पिंडों से हम कवर कर रहे हैं। धूल के पार्टिकल्स को हम क्या कर रहे हैं, एस्ट्रॉइड कर रहे हैं, एस्ट्रॉइड बोल सकते हो, उल्का पिंडों को कह रहे हैं। ठीक है, और कुछ गैसेस थी हमारे यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, कुछ गैसेस और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट थे हमारे यूनिवर्स के अंदर। कब, 4.5 बिलियन ईयर एगो। आपके बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो ये डाटा टोटली अलग है, क्योंकि आपका जो बिग बैंग हुआ था ये हुआ था 13.8 बिलियन ईयर एगो, यानी कि पहले हुआ था। ठीक है, बट आपके बुक के डाटा के अकॉर्डिंग ये है, आपके बुक के डाटा के अकॉर्डिंग बिग बैंग 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ। ठीक है, अब ये इसमें इतनी दिक्कत क्यों है भैया, तो इसको समझ लो। देखो अब कोई इंसान तो था नहीं, जब अर्थ बन रही थी या फिर यूनिवर्स के अंदर ये सब हो रहा था। तो ये सब क्या है, प्रिडिक्शन है। ये सब क्या है, साइंटिस्ट लोगों की प्रिडिक्शन है, जिसकी मदद से क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोगों ने प्रिडिक्ट किया है कि ये जो इवेंट है ये तब हुआ होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो ये जो धूल और डस्ट के पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, वो क्या हुए, ग्रेविटी की वजह से क्या हुए, पास आना स्टार्ट हो गए। वो क्या हो गए, ये जो धूल और क्या होते डस्ट पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, ग्रेविटी की वजह से क्या हुए, पास आना स्टार्ट हो गए। और जब वो एकदम पास में आ गए, एकदम पास में आ गए, तो उनके बीच में क्या हो गया, टकराव हो गया। उनके बीच में क्या हो गया, कोलैप्शन हो गया। क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। कोलैप्स होने का बीच में मतलब क्या होता है, टकरा गए। और टकराने की वजह से क्या हुआ, हमारे यूनिवर्स के अंदर क्या हो गया, बिग बैंग हुआ। क्या हुआ, बिग बैंग हुआ। ठीक है, क्या हो गया, बिग बैंग हुआ। और उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। आपके बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर के हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर जब आप इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ते हो तो उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब जब बिग बैंग हुआ, यानी कि जब ये क्या हुआ, जब ये उल्का पिंड टकराए हमारे यूनिवर्स के अंदर, जब ये उल्का पिंड टकराए तो क्या हुआ, उसकी वजह से हमारे यूनिवर्स के अंदर क्या हुए, प्लैनेट्स क्रिएट हो गए। क्या हो गए, प्लैनेट्स क्रिएट हो गए। जैसे कि सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, ये सब क्या हो गए, फॉर्म हो गए। ठीक है,
अब जब किसी भी चीज़ के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। जब किसी भी चीज़ के बीच में क्या होता है, कोलैप्स होता है। अगर मैं क्या करूँ, एक पत्थर लूँ और दूसरे हाथ में भी एक पत्थर लूँ और उनको क्या कर दूँ, जोर से मारूँ, उनको क्या कर दूँ, जोर से मारूँ, कुछ ऐसे तरीके से मारूँ, तो क्या होगा, क्या होगा, उसके बीच में से चिंगारी निकलेगी। यानी कि क्या हो रही है, उन लोगों के बीच में क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, यानी कि वो क्या हो रहे हैं, पत्थर गर्म हो रहे हैं। उसी तरीके से जब हमारे क्या हो गया, यूनिवर्स के अंदर कोलिजन हुआ, यानी कि कोलैप्स हुआ, या फिर बोल सकते हैं कोलिजन हुआ, तो क्या हुआ, जब हमारे सन, अर्थ और मून बने, तो वो क्या थे, इनिशियली बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। क्या थे, इनिशियली बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। उसी तरीके से हमारी अर्थ जो थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। किसकी वजह से, कोलिजन की वजह से। यानी कि हमारे अर्थ के अंदर क्या थी, सारी चीज़ें क्या थी, मॉल्टेन स्टेट में थी। यानी कि मॉल्टेन का मतलब पिघली हुई स्टेट में थी। यानी कि बोलो तो बेसिकली बोलो तो हमारा अर्थ जो था वो एक आग का गोला ही था। इतनी बात समझ लो। तो अब जब आग का गोला था, जब हमारा अर्थ आग का गोला था, तो मुझे बताओ क्या उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है क्या? हमारे अर्थ के अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी आग के अंदर? अगर मैं तुम्हें क्या करूँ, आग के अंदर फेंक दूँ तो तुम जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। तो उसी तरीके से जब हमारी अर्थ मॉल्टेन स्टेट में थी, तो उसके अंदर भी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, राइट। और अब आपको एक जरास की बात बताता हूँ, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ बताते ही नहीं है कोई टीचर्स। ये चीज़ जो मुझे पता चली है, ये चीज़ जो मैंने लिखा हो, ये चीज़ जो मैंने लिखा हो, नो ऑक्सीजन प्रेजेंट इनिशियली, हमारे अर्थ के अंदर इनिशियली, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 4.5 बिलियन साल पहले हमारे अर्थ के अंदर ऑक्सीजन थी ही नहीं, ऑक्सीजन का नामो निशान ही नहीं था, ठीक है। उसी तरीके से पानी भी हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट नहीं था। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर हमारे अर्थ के अंदर ऑक्सीजन थी ही नहीं आप बोल रहे हो, पानी भी नहीं था बोल रहे हो, तो हमारा जो अर्थ है उसके अंदर इतना सारा पानी कहाँ से है, इतना सारा पानी कहाँ से है? आप सभी को पता होगा, जो हमारा अर्थ है, हमारा जो अर्थ है उसका जो 90% है वो किससे भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है, राइट। आप सभी को पता है हमारा जो अर्थ है उसका 90% जो है वो वाटर ने कवर किया हुआ है, राइट। तो आपके दिमाग में तो सवाल आ ही रहा होगा ना कि सर जब हमारा अर्थ के अंदर पानी ही नहीं था तो इतना सारा पानी आया कहाँ से, तो इसको समझने के लिए हमें जाना होगा 3.5 बिलियन ईयर आगे, यानी कि आज के समय से 3.5 बिलियन ईयर पीछे जाना होगा। आज के समय से 3.5 बिलियन ईयर एगो जाना होगा। यानी कि आप देखो यहाँ पर, आज के समय से हमें कहाँ जाना होगा, आज के समय से हमें यहाँ पर जाना होगा, ये वाली टाइमलाइन को हमें चेक करना होगा। तो इसके बीच में क्या हुआ, यानी कि अभी हमें क्या देखने जा रहे हैं, इसके और इसके बीच में क्या हुआ ये समझने जा रहे हैं, यानी कि लाइफ कैसे बनी इसको देखने जा रहे हैं। देखो ऑक्सीजन कब आई, अगर तुमसे कोई पूछता है कि ऑक्सीजन कब आई, तुम्हें उसको सीधा आंसर देना है, भाई ऑक्सीजन तब आई जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए। क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन तब आई जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे तब आए। अगर देखो आप सभी को लग रहा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। आप सभी को तो पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि हमारे जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर मैं क्या कर दूँ, आपको वैक्यूम चैम्बर के अंदर डाल दूँ जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, तो आप क्या होगा, मर जाओगे, राइट। आप क्या होगे, मर जाओगे, राइट। तो स्टार्टिंग में हमारा जो अर्थ था वो भी कुछ वैक्यूम चैम्बर की तरह ही था, जहाँ पर सिर्फ वेराइटी ऑफ गैसेस प्रेजेंट थी बट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं, राइट। तो देखो मेरी बात को ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, 4.5 बिलियन और 3.5 बिलियन एगो के बीच की जर्नी को देखने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हुई, जब हमारी अर्थ इनिशियली जब बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो क्या हुआ, समय के साथ साथ में जो हमारी अर्थ थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे ठंडी होनी स्टार्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल अब ठंडी होने के बाद, अब ये क्या है, एक बॉटल है, इसको मैं गैस पर रखकर गर्म करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, गैस पर रखकर गर्म करता हूँ, तो ये क्या होगी, धीरे, अगर गैस से हटाकर बाहर रख दूँ तो ये क्या होगी, धीरे धीरे समय के साथ में ठंडी होती रहेगी। उसी तरीके से हमारी अर्थ जो थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे समय के साथ में ठंडी होने लगी। क्या हो गई, ठंडी होने लगी। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे अर्थ के अंदर क्या हुई, बहुत सारी गैसेस क्या हो गई, ट्रैप हो गई, बहुत सारी गैसेस क्या हो गई, ट्रैप हो गई, जैसे कि CO2, नाइट्रोजन, ये सब क्या हो गई, हमारे अर्थ के अंदर ट्रैप हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमने पहले ही कहा, हमारे अर्थ के अंदर इनिशियली कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर वाटर कैसे है।
हमारे अर्थ के अंदर वाटर कैसे है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनना, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर पहले से ही बहुत सारा वाटर प्रेजेंट था। हमारे अर्थ के अंदर इनिशियली, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर इनिशियली वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट था, बट वो था गैसीय स्टेट में, यानी कि वो एक वेपर के स्टेट में प्रेजेंट था हमारे अर्थ के अंदर। फिर जैसे जैसे हमारी अर्थ क्या हुई, ठंडी हुई, तो वो जो वेपर थी वो टेम्परेचर कम होने की वजह से, यानी कि ठंडी होने की वजह से क्या हुई, वो लिक्विड स्टेट में आ गई। क्या हो गई? लिक्विड स्टेट में आ गई। और हमारे अर्थ के ऊपर क्या हुई, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर क्या हो गए, बहुत सारे ओशियन फॉर्म हो गए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, इनिशियली क्या थी, हमारे अर्थ के अंदर जो एयर थी उसके अंदर क्या थी, बहुत सारी वेटर वेपर्स थी जो कि इनविजिबल थी। अब जैसे जैसे क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, तो वो क्या, वो जो वेपर्स थी वो क्या हो गई, पानी के रूप में हमें दिखाई देने लगी। यानी पानी के रूप में क्या हो गई, दिखाई देने लगी। और क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई हमारे अर्थ के ऊपर, और उसकी वजह से क्या हुए, वो क्या बोल सकते हो, ओशियन फॉर्म हो गए। अब इसको हम समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट की मदद से, इसको हम क्या समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंट की मदद से हम समझते हैं। अब मैंने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, एक गिलास पानी डाल दिया, और उसको क्या कर दिया, क्या चढ़ा दिया भाई, गैस के ऊपर चढ़ा दिया। अब उससे क्या निकल रही है, भाप निकल रही है। भाप का मतलब क्या होता है, वाटर जो है वो क्या हो गया, वाटर जो है, लिक्विड वाटर जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, अपने जो बर्तन था, अब मेरा जो बर्तन था उसके ऊपर क्या कर दी, मैंने एक लीड लगा दी, ढक्कन लगा दिया। अब वो ढक्कन के ऊपर क्या हो रहा है, आपकी जो भाप है वो क्या हो रही है, निकल रही है। और आपके जो आपकी जो क्या बोल सकते हो, पतीला है जो आपने उसके ऊपर ढका हुआ है, यानी कि गंजी के ऊपर आपने जो पतीला ढका हुआ है उसके ऊपर क्या हो रही है, ये जो स्टीम है वो जाकर क्या हो रही है, क्या हो रही है भाई, स्टीम जो है वो कलेक्ट हो रही है। फिर जैसे जैसे क्या होती है, आपने जब गैस बंद कर दिया, आपने जब गैस बंद की, तो वो जो स्टीम जो है आपके क्या हो गई है, प्लेट के ऊपर जो आपने ढकी हुई थी उसके ऊपर क्या हो गई थी, कलेक्ट हो गई थी। वो ठंडी होने की वजह से क्या होती है, वो टिप 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 करके क्या होती है, आपके कंटेनर के अंदर वापस गिरती है। राइट, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना भाई, ऐसा ही होता है ना। तो उसी तरीके से हमारे अर्थ के अंदर क्या हुआ था, जो लिक्विड क्या बोल सकते हैं, वेपर फॉर्म में जो हमारा वाटर प्रेजेंट था वो क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और उसी की वजह से हमारे अर्थ के अंदर क्या हुआ, वाटर आया। इतनी बात क्लियर? क्लियर। अब जब वाटर आ गया हमारे अर्थ के अंदर, जब हमारा वाटर आ गया हमारे अर्थ के अंदर, तब क्या हुआ, वाटर जब वेपर फॉर्म में था, जब वेपर फॉर्म में था, तब आप सभी को पता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या थी, कुछ बहुत सारी गैसेस भी थी अलग अलग प्रकार की। तो वो बहुत सारी अलग अलग गैसेस जो है वो क्या हुई, वाटर वेपर के साथ में मिक्स होकर क्या हो गई, हमारे वाटर के अंदर भी मिक्स हो गई। क्या हो गई, हमारे वाटर के अंदर भी क्या हो गई, मिक्स हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो गए, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह क्या हो गए, फॉर्म हो गए। अब ये जब फॉर्म हुए तो क्या हो गया, धीरे धीरे समय के साथ में क्या हुआ, ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के वजह से क्या हुआ, हमारे अर्थ के ऊपर पहला प्रिमिटिव सेल फॉर्म हुआ। किसके अंदर हुआ, ओशियन के अंदर फॉर्म हुआ। ज़मीन के अंदर फॉर्म हुआ क्या, नहीं हुआ। देखो, बोर्ड के अंदर क्या हुआ था, बोर्ड के अंदर आपकी जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है इस साल, उसके अंदर क्या हुआ था, पिछले 2015 के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि फर्स्ट लिविंग सेल फॉर्म इन ब्लैंक। ऐसा कुछ सवाल आया था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा सवाल पूछा गया था कि पहली जो लिविंग सेल है वो कब और कहाँ आई। तो ऐसा सवाल के लिए कहाँ आई थी भाई, ओशियन के अंदर आई थी। राइट, कहाँ आई थी, ओशियन के अंदर हमारा फर्स्ट प्रिमिटिव सेल क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था। अब ये जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल है, आज की भाषा में ये जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल है वो क्या है, आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। आपका जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। बस इतना समझ के चलो, जो आपका प्रिमिटिव सेल था, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल था, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और ये एक ही बना था, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको यूनिसेलुलर सेल बोलते हैं। अब ये जो यूनिसेलुलर सेल था, ये क्या था, कैपेबल था अकेले जिंदा रहने के लिए, यानी कि ये बिना किसी दूसरे की मदद के जिंदा रह सकता था, बिना किसी दूसरे सेल की मदद के जिंदा रह सकता था। अगर मैं क्या करूँ, आपके बॉडी में से कुछ सेल निकाल दूँ तो आप जिंदा रह पाओगे क्या, नहीं रह पाओगे। बट ये जो यूनिसेलुलर था,
ये जो यूनिसेलुलर सेल था वो बिना किसी दूसरे सेल की मदद के जिंदा रह सकता था। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है यूनिसेलुलर सेल इज अ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या बोला मैंने? यूनिसेलुलर सेल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होते हैं। अब ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा, ये लिखा मैंने NCERT से। कहाँ से लिखा भाई? NCERT। और NCERT जो है ये मास्टर किताब है, अगर आपको क्या करना है, बायोलॉजी को मास्टर करना है तो। ठीक है, मैं आपको बारे में बता दूँ, मैं बायोलॉजी में BSc कर रहा हूँ, यानी कि मास्टर्स इन बायोलॉजी कर रहा हूँ, बैचलर्स ऑफ बायोलॉजी कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है और मुझे पता है कि अगर मैं आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या हुआ? इवॉल्व हुआ और कन्वर्ट हो गया बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो गया, प्रोटिस्टा के अंदर कन्वर्ट हो गया, कुछ एनिमल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, कुछ प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए और कुछ फंगी के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो बात क्लियर। अब हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर ऑक्सीजन कैसे है। अभी जो प्रोकैरियोटिक सेल था, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था यानी कि जो यूनिसेलुलर सेल था, वो किस में कन्वर्ट हुआ था? बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हुआ था। अब जैसे कि बैक्टीरिया एक तरीके का, एक साइनोबैक्टीरिया होता है, एक तरीके का बैक्टीरिया ही होता है, वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। और आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? CO2 की वजह से होती है। क्या होती है? CO2 की वजह से होती है। और हमारे अर्थ के अंदर पहले से ही क्या थी? CO2 प्रेजेंट थी। क्या थी? पहले से ही CO2 प्रेजेंट थी। हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती फोटोसिंथेसिस के लिए। हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती क्या फोटोसिंथेसिस के लिए? नहीं। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया था, इसने क्या किया? फोटोसिंथेसिस करके CO2 का यूज़ करके हमारे अर्थ के अंदर क्या किया था? ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था। क्या किया था? ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था। और इस ऑक्सीजन का यूज़ करके हमारे कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो क्या हुए? इवॉल्व हुए। उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया। उन्होंने क्या किया? अपने आप को इवॉल्व किया और वो आज के क्या बन गए? एरोबिक, क्या बोल सकते हो, ऑक्सीजन की मदद से जिंदा रहने वाले क्या बन गए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन गए, जिनमें हम काउंट होते हैं। ये बात क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं? कमेंट में बताओ मुझे एक बार, कमेंट में बताओ। अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आ गया तो फिर यहीं पर एक बार एक्सप्लेन करेंगे। बताओ, बढ़े आगे? चलो, एक बच्चा बोल रहा है नहीं समझ में आया। देख बेटा, देख भाई, मैं तुझे अच्छे से ओरली समझा देता हूँ। देख, हमारे अर्थ के अंदर क्या थी? पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, तो लिविंग ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रहते हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हमारे अर्थ के अंदर क्या हुआ? पहला जब सेल बना तो वो कैसा था? प्रोकैरियोटिक सेल था। वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता था। तो जब वो सेल जो था वो इवॉल्व हुआ और उसने क्या बनाया? एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहता हो और क्या करता हो? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता हो, यानी कि ऑक्सीजन बनाता हो। वो क्या करता हो? ऑक्सीजन बनाता हो। तो जो क्या हुआ? हमारे नेचर ने क्या बनाया? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाया जो क्या करता हो? बिना ऑक्सीजन के जिंदा भी रहता हो और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता हो। तो वो क्या हुआ? हमारे नेचर ने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना दिया और उस ऑर्गेनिज्म का क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया, यानी कि साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करता था? फोटोसिंथेसिस करता था। और आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्या होता है? CO2 की मदद से होता है। कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से होता है। और आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ये जो साइनोबैक्टीरिया था उसने क्या किया? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया। और फिर जब ऑक्सीजन आ गई हमारे अर्थ के ऊपर, तब हमारे नेचर ने क्या किया? एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जन्म दिया। हमारे अर्थ ने क्या किया? हमारे नेचर ने क्या किया? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जन्म दिया जो कि क्या करते थे? इस ऑक्सीजन का यूज़ करके जिंदा रहते थे, जिनमें हम काउंट होते हैं। इतनी बात क्लियर। अब बचे हुए कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जो थे वो क्या हो गए? इवॉल्व हो गए और बहुत ज़्यादा एडवांस सेल में बदल गए, जिनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और ये यूकैरियोटिक सेल क्या हो गए? इन यूकैरियोटिक सेल से क्या हो गए? और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने, जिनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर यहाँ तक? क्लियर। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब ध्यान सुनना, अभी लेक्चर को कितना ड्यूरेशन हुआ है? 1 घंटा होते आ, अब 1 घंटा होते आ, ठीक है। अभी आप थक गए होगे। अभी आप, तो अगर तुम लोग थके हो तो एक काम करो, थोड़ा सा 30 मिनट का ब्रेक ले लो। क्या करो? 30 मिनट का ब्रेक ले लो और आगे कंटिन्यू करो। या तो तुम ये कर सकते हो या फिर कंटिन्यू लेक्चर को देख सकते हो।
क्योंकि आने वाली चीज़ें जो होने वाली है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि बेसिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो बेसिक्स के पार्ट 2 है, यानी कि सेल जो है, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी टॉपिक है। अभी जो हुआ ये तो नॉर्मल चीज़ें चल रही है, बट अभी जो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा हैवी टॉपिक होने वाला है। तो अगर आपको इसको टोटली ब्रेन में सेट करना है तो पहले ही बोल रहा हूँ, कॉपी उठा लो भैया। और दूसरी चीज़, चाहे लगे तो ब्रेक ले सकते हो, नहीं लेना है तो मत लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेना है ब्रेक ले सकते हो, ले लो ब्रेक।